नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों, बतानी है कि एक कोशिका में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका में दोस्तों सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। दोस्तों, बतानी है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ पर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका में दोस्तों भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, जहां पर भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिष्टकारी, जिसे दोस्तों रेक्टिफायर कहा जाता है, यह क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। बताने है कि इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का प्रयोग कहां पर होता है, हमें यही बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटिव करंट को दोस्तों डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर अर्थात दिष्टकारी का प्रयोग होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। मोबाइल, लैपटॉप के चार्जर बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली, तो आप लोग याद रखेंगे बेंगलोर को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यों ने निम्नलिखित में से किसकी आराधना की थी? साथियों, दोस्तों बतानी है कि आर्यों ने इनमें से किस भगवान की आराधना उन्होंने की थी, किनकी आराधना की थी? तो आप लोग याद रखेंगे, आर्यों ने दोस्तों अग्नि की आराधना की थी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आर्यों ने किसकी आराधना की थी? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नि की आराधना की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पिता किन्हें कहा जाता है? हिंदी साहित्य के पिता यानी कि फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो आप लोग याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन किसकी इकाई है? बतानी है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन ये किसकी इकाई है, यूनिट है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों एमिनो एसिड के, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे एमिनो एसिड अर्थात एमिनो अम्ल के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? दोस्तों, बतानी है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये किस पदार्थ के रूप में संचित रहता है? तो आप लोग याद रखेंगे वसा यानी कि फैट के रूप में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों,
वसा अर्थात फैट के रूप में संचित रहता है, सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक एनर्जी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आप लोग याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों विशेष सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल के किस परत में तापमान एक समान रहता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है जो आप सभी को बिल्कुल जाननी चाहिए। बतानी है कि वायुमंडल के किस परत में, यानी कि वायुमंडल के किस लेयर में जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो एक समान रहता है, स्टेबल रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एटमॉस्फेयर के दोस्तों यानी कि वायुमंडल के जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, इसमें जो टेम्परेचर है, तापमान है, ये बिल्कुल एक समान रहता है, स्टेबल रहता है, अस्थायी रहता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी नगर का मेयर बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किसी नगर का मेयर यानी कि महापौर बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे 30, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी नगर का मेयर बनने के लिए दोस्तों मिनिमम जो उम्र सीमा होनी चाहिए ये कम से कम 30 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को अपने सब्सक्रिप्शन में जरूर ऐड कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द, अक्षर और संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है, हमें सही शब्द को चुनना है, सही वर्ड को चुनना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का संबंध कहां पर दिखा रहा है? मानव से, यानी कि ह्यूमन से। साइकोलॉजी का संबंध किससे दिखा रहा है? मानव से। तो अब हमें बतानी है कि ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होगा। हमें इससे मिलता जुलता शब्द को चुनना है। तो देखिए साइकोलॉजी का संबंध है मानव से, तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध हो जाएगा पक्षी से। कैसे आप लोगों को बता देते हैं। देखिए साइकोलॉजी में मनुष्य के दोस्तों साइको का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पक्षी, बर्ड्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? साथियों दोस्तों बतानी है कि जूल यानी कि इनमें से किसकी यूनिट है? तो आप लोग याद रखेंगे एनर्जी अर्थात ऊर्जा की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जूल किसकी यूनिट है? तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा की एक यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी, अश्व शक्ति जिसे कहा जाता है, इसका मान कितने के बराबर होता है? जी हाँ दोस्तों बताने कि एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 746 वाट, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होगा? 746 वाट के बराबर होगा एक एचपी या अश्व शक्ति। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि जो डोट्स नामक इलाज है ये किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्षय रोग यानी कि टीबी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट्स नामक इलाज टीबी के बीमारी के लिए किया जाता है, टीबी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। क्षय रोग अर्थात टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बात एक ही होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? दोस्तों इनमें से बतानी है कि कौन सा न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट या नेचुरल डिजास्टर, बताने कि सबसे कम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए सबसे जो कम की बात हो रही है तो वो होगी बिजली गिरना यानी कि लाइटनिंग। ये सबसे क्या है, कम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट होगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अब इसमें जो जितने भी दोस्तों विकल्प हैं, बर्फीला तूफान हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये सभी क्या है, ये दोस्तों अल्पकालीन प्राकृतिक संकट नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन डी है बिजली गिरना, ये इन ऑप्शन में सबसे न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम अल्पकालीन कहने का मतलब है कि किस प्राकृतिक संकट से, किस नेचुरल डिजास्टर से दोस्तों जो जान माल की हानि होती है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन डी बिजली गिरना इन ऑप्शन में सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोलो या चंगन खेलते समय इनमें से किस शासक की मृत्यु हुई थी? दोस्तों बतानी है कि पोलो या चंगन क्या है, खेल है, बतानी है कि खेल खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर या चट्टान को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी तल के नीचे के जो पिघले हुए पत्थर हैं, चट्टान है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्मा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? दोस्तों बतानी है कि मैग्नीशियम जो है इनमें से किसका संघटक क्या है, धातु है। तो आप लोग याद रखेंगे पर्णहरित अणु का, यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम किसका संघटक धातु होगा? तो आप लोग याद रखेंगे पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा घटक जो है यह प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयोग होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि विरंजन पाउडर को तैयार करने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। विरंजन पाउडर को तैयार करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? दोस्तों ओजोन की लेयर में बताने कि रिक्तीकरण अर्थात छिद्र, या यूं कह सकते हैं कि ओजोन की जो परत है वो किसके कारण क्षय हो रहा है, वो दोस्तों नष्ट हो रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर
निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? देखिए दोस्तों, माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित एक प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? दिलवाड़ा मंदिर है। बताने है कि जो मंदिर है ये किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, जैन धर्म के समुदाय के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थल है, माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? दोस्तों बतानी है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका जो ज्वलन तापमान होता है बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका जो ज्वलन तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।